नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज देश किसका के वीआईपी सीट पर ऐसे संसदीय सीट मध्य प्रदेश के भोपाल सीट की बात करेंगे जहां से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेताओं को विवादित बयानों के लिए जाना जाता है। एक तरफ बीजेपी से वर्तमान सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और दूसरी तरफ विपक्ष से हैं दिग्विजय सिंह। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कभी कहती हैं कि लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़ाइयों को सुरक्षित रखो, सब्जी काटने वाले चाकू तेज रखो। तो वहीं कभी कहती हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं दिग्विजय सिंह। दिग्गी कभी कहते हैं कि जिन महिलाओं की उम्र 40 साल से ज्यादा है वही पीएम मोदी से प्रभावित हैं, न कि जींस पहनने वाली लड़कियां। ओसामा जी से जींस वाली लड़कियों तक कई ऐसे विवादित बयान हैं जिसको लेकर दिग्विजय सिंह जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे हॉट सीट भोपाल माना जाता है, जिस पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला होता रहा है। इस सीट पर दिग्विजय की राह कठिन इस बार भी बताई जा रही है, क्योंकि 8 बार से यह सीट बीजेपी के पास रही है। 1984 से पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाई। ऐसे में अब 2024 लोकसभा चुनाव का समय है और देश किसका के वीआईपी सीट पर एक ऐसे लोकसभा सीट जो हाई प्रोफाइल होता है उसका समीकरण हम जानते हैं। उस सीट पर एक्सपर्ट की क्या राय होती है, साथ में स्थानीय लोगों का क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, ये भी जानते हैं। और इसके अलावा 2 लोकसभा चुनाव का समीकरण को भी समझते हैं। तो इन सभी समीकरण को समझने से पहले भोपाल में स्थानीय जानकार, स्थानीय पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनका क्या कुछ कहना है वो पहले आप सुन लीजिए। क्या विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बहुत कम समय में अंतराल पे चुनाव होते हैं, मुद्दे बदल जाते हैं या फिर थोड़े बहुत मुद्दे जो है विधानसभा से मेल खाते हैं? और क्योंकि अभी तो पूरा देश राममय है, तो क्या लग रहा है आपको कि ये पूरा चुनाव जो है राम के नाम पे निकल जाने वाला है एमपी में भी? बिल्कुल। देखिए, जो राम का नाम है वो तो इस बार भी जो है रामबाण बूटी है बीजेपी के लिए। और जहां तक मुद्दे बदलने की बात है तो ये ट्रेंड पुराना हो गया। हमने इसको देखा था 2004 तक कि मध्य प्रदेश में सरकार तो बीजेपी की बनी और जो है केंद्र में जो है सरकार फिर उधर यूपीए की बन गई। तो ये जो वो ट्रेंड था वो खत्म हो गया, क्योंकि अब बीजेपी ने नया नैरेटिव देश में सेट किया है, नए मुद्दे लेकर आई है। वो जो लंबे समय से बीजेपी के घोषणा पत्र में चले आ रहे थे, 370 का मुद्दा, 3 तलाक, है ना, यूसीसी का फिर अभी वो जोर लगा रहे हैं, राम मंदिर, ये बीजेपी ने वो अचीव करके लोगों को दिखा दिया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और ये पूरे देश के मुद्दे हैं, वो देश के मुद्दे जो मध्य प्रदेश में भी कारगर है, दूसरे राज्यों में भी कारगर। देखिए, वर्तमान सांसद जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, उनको टिकट मिलने की मुख्य वजह जो पिछली बार थी वो थी कांग्रेस से दिग्विजय सिंह का नाम यहाँ से घोषित होना। यदि दिग्विजय सिंह और प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जो बात करते हैं तो मालेगांव ब्लास्ट को लेकर दिग्विजय सिंह ने जो सबसे ज्यादा आरोप प्रज्ञा सिंह पर लगाए थे वो सांप नेवले जैसी एक स्थिति थी और जिसका फायदा बीजेपी पूरे देश में उठाना चाहती थी। इस बार वो स्थिति दिखाई नहीं दे रही और प्रज्ञा का परफॉर्मेंस यदि हम देखते हैं तो सांसद के लिहाज से वैसा परफॉर्मेंस भोपाल को लेकर उनका नहीं रहा है। और जो मध्य प्रदेश का पूरा सिनेरियो दिख रहा है अभी लोकसभा चुनाव का, तो इसमें बीजेपी किसी को भी चुनाव लड़ाएगी और भोपाल वैसे भी उनकी परंपरागत सीट रही है तो वहाँ पर चुनाव जीतने की पूरी संभावना है। तो ऐसा लगता नहीं है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रिपीट करने की कोई स्थिति है। बस एक केवल राम मंदिर वाला जो मुद्दा है कि साधु संतों को सम्मान देने की जो बात है उनकी, तो उसके तहत यदि पार्टी चाहे तो रोक सकती है। बाकी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं नजर नहीं आ रही कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर रिपीट होंगी। देखिए, ऐसी कोई उपलब्धि तो उनके खाते में यहाँ 5 साल में दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक सांसद ग्राम की जो अवधारणा दी थी उस अवधारणा पर भी वो खड़ी नहीं होती। उन्होंने अपने सांसद ग्राम में भी नहीं गई, उनके गांव को लेकर ही उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे। और प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कोई ऐसा परफॉर्मेंस यदि भोपाल के विकास को लेकर देखें या संसदीय क्षेत्र के दौरे को लेकर देखें तो शायद वैसा कोई है नहीं कि प्रदेश नेतृत्व भी उनसे इस मामले में बिल्कुल खुश नहीं है, दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का परफॉर्मेंस के आधार पर तो टिकट नहीं होगा। दिल्ली यदि किसी और कारण को देखते हुए उनको रिपीट करना चाहे तो कर सकती है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी निकली थी और उसके बाद ये कहा गया था कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ से निकले हैं वहाँ पर जो है वो कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला है। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, जो नतीजा है वो सबके सामने है कि कांग्रेस को कोई बहुत लाभ नहीं हुआ।
अब स्थिति तो और बदल गई है। अब जो न्याय यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो ये जिन क्षेत्रों से निकलने वाली है उसमें राहुल गांधी का क्या इम्पैक्ट होगा, ये अभी बड़ा कहना इसको वो है, क्योंकि कांग्रेस जो है मूल जो चुनाव लड़ा जाता है वो आप माहौल तब बनाते हो जब आपका नीचे आधार मजबूत होता है, आप बूथ पर मजबूत होते हो, आपके कार्यकर्ता मजबूत होते हैं। तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा का असर तब होगा जब कांग्रेस नीचे मजबूत होगी। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद जो स्थितियां बनी है कांग्रेस में, उसमें तो कांग्रेस नीचे और कमजोर होती जा रही है। अब जब कमलनाथ जी जैसे नेता की ये बात आए तो उनके भाजपा में जाने की खबरें चल रही हों, फिर उसके खंडन हो रहे हों, फिर इस तरह की चीज़ें चल रही हों, कई नेता जो है जो अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव के पहले आपको भाजपा से कांग्रेस में नेताओं की जाने की संख्या बड़ी दिखाई दे रही थी, लगातार कोई ना कोई शामिल हो रहा था। बिल्कुल उल्टा हो गया है, आपका जबलपुर महापौर चला गया है। तो इसलिए राहुल गांधी की यात्रा का जो असर है वो नीचे किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता तक पे दिखाई नहीं दे रहा, तो जनता पर दिखाई दे, बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। 2014 के चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने मोदी लहर में यह सीट भी अपने नाम की थी। इस सीट पर बीजेपी ने आलोक संजर को उतारा था, जिसे करीब 7,14,178 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस नेता पीसी शर्मा को 3,43,482 वोट मिले थे। वैसे तो 2014 में 5 पार्टियों ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा, लेकिन बीजेपी के मोदी लहर के सामने सब के सब पार्टी फेल हो गई और सारे उम्मीदवार हार गए। 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम को अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार आलोक संजर मैदान में थे, जिन्हें 7,14,178 वोट मिले थे। 63.19% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस की तरफ से पीसी शर्मा उतरे थे, जिन्हें 3,43,482 वोट मिले थे। 30.39% वोट प्रतिशत रहा था। और आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। उसके उम्मीदवार थे रचना ढिंगरा, जिन्हें 21,298 वोट ही मिल सका था। 1.88% वोट शेयर रहा था। 2019 चुनाव की बात करें तो भोपाल से बीजेपी के साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को एक बड़े अंतर से हरा दिया और इस सीट पर बीजेपी के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को करीब 8,66,482 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को महज 5,01,660 वोट ही मिल सका था। तीसरे नंबर पर बीएसपी के माधव सिंह अहिरवार रहे थे, जिन्हें 11,277 वोट ही मिले थे। इस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी के साथ भी प्रज्ञा ठाकुर को 61.54% वोट प्रतिशत रहा था और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को 35.63% वोट प्रतिशत मिला था। वहीं बीएसपी के माधवी सिंह अहिरवार को 0.80% ही वोट प्रतिशत मिला था। भोपाल लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण को समझने से पहले वहां के स्थानीय लोगों की राय भी जाननी जरूरी है कि स्थानीय लोग क्या चाहते हैं। क्या बीजेपी इस बार कोई नया चेहरा लाए या फिर साध्वी प्रज्ञा को ये स्थानीय लोग मौका देने के मूड में है? ये भी आप सुन लीजिए स्थानीय लोगों से जो हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। भोपाल में भी तो सांसद हैं, भाजपा की सांसद है, उनके लिए क्या कहना है आप? सांसद ही अच्छे काम कर रही है भोपाल में। एक आध दो काम गिना दीजिए। काम सबसे बड़ा ये कंस्ट्रक्शन का, रोड का, जो कि बराबर हर मोहल्ले में हो रहेगा। जो कि रोड का काम तो लेकिन विधायक करवाते हैं, नगर निगम करवाते हैं, तो सरकार उनकी है ना, तो वो भी फिर भाजपा की। लेकिन सांसद के जो अपने काम होते हैं उनको कुछ याद है आपको कि क्या उन्होंने करवाया? अब सांसद काम का मतलब कोई नॉलेज। क्या लग रहा है आपको कि उनका एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल का कार्यकाल सेटिस्फैक्टरी लगा आपको? हाँ, लग रहेगा। लगा आपको? लगा है। कब आप बताइए जी, क्या देश में क्या माहौल है अभी? मैं नहीं जानता कुछ मेरे को मालूम नहीं भाई। लोकसभा चुनाव वोटिंग करते हैं आप या नहीं करते। अच्छा, करते नहीं है। अरे भैया आइए, आप लोग भी आइए, आप लोगों से भी बात करते हैं। चलिए जी। मुझे लगता है कि ना, जैसे 2014 में जब मोदी की सरकार आई थी, उस टाइम पे जब आई थी, तब से लेके अब तक जो काम हुए, अगर वो गिने जाए ना तो बहुत काम करवाए गए मोदी सरकार ने। जैसे स्वच्छ भारत में पहले बहुत गंदगी थी अपने इंडिया में, मैंने देखा है बहुत जगहों पे बहुत गंदगी थी। अब थोड़ा लगता है कि हाँ, थोड़ा साफ होता जा रहा है इंडिया धीरे धीरे करके। कौन सी जॉब करते हैं? मैं ये डाटा एंट्री की जॉब करता हूँ। डाटा एंट्री की जॉब करते हैं। सबसे बड़ा ये है कि 2014 से पहले सेंट्रल कितनी स्कीम आई थी, 2014 के बाद कितनी स्कीम आएंगे, ये देख लीजिए आप। आई हैं कि नहीं आई हैं? आई है, क्यों नहीं, बराबर आएंगे। अच्छा। हाँ, और अपनी राहुल जी भी हैं सामने, प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो सामने राहुल जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है पूरी की पूरी।
आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के इस बार के लोकसभा चुनाव में? कांग्रेस पार्टी का देखिए वैसे तो नहीं लगता है, लगता तो बीजेपी का ही है। जैसे कार्य हुए हैं सब उस हिसाब से तो बीजेपी आएगी। बीजेपी ही? अच्छा, आप वोट देते हैं? जी तो आपने मन बना रखा है जिसे भी वोट देना है, जी तो आपके जहन में क्या मुद्दा रहेगा वोट देते टाइम? जी बीजेपी रहेगा। जहन में मतलब क्या, किस चीज को ध्यान में रख के आप वोट देंगे? कार्यों को देख करके उनके जो उन्होंने कार्य किए हैं उस हिसाब से बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, आप बताइए, आप आगे आइए, आप पीछे एक साथ छुप के खड़े हुए बिल्कुल। ये बताइए क्या नाम है आपका? विकास गिरी, विकास, कहाँ से हैं आप? ये भोपाल से। भोपाल से। तो पहले तो हम भोपाल सांसद के बारे में आपसे जान लेते हैं। जानते हैं कौन है भोपाल सांसद? नहीं नहीं जानते? नहीं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर नाम है उनका, जो भोपाल से सांसद है। आप बताइए, आपको सांसद का नाम तक नहीं पता, काम क्या किए उन्हें कैसे पता होगा? हाँ नहीं पता, नहीं पता। टिकट मिलना चाहिए सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को या फिर किसी और को मिलना चाहिए भोपाल से? किसी और को, विश्वास सारंग। विश्वास सारंग को मिलना चाहिए। अगर तो विधायक हैं, मंत्री हैं सरकार, मंत्री हैं, लेकिन उनको तो वो प्रज्ञा ठाकुर को तो नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो नाम तक नहीं पता था, बताइए सांसद का। वो अपने देश के युवा। उनको टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अब ये डिपेंड करता है उनके कार्यकाल पे, उनने कैसा कार्यकाल। आपने तो देखा होगा 5 साल का कार्यकाल। मुझे नाम एक दो याद है उनके? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि उनको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि ये कैंडिडेट के डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कौन सा है आपका, उस हिसाब से फिर भाजपा आएगी। ये बताइए, भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? क्या उन्हें टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या कोई नए चेहरे को सामने रखना, मतलब किसी और चेहरे को भोपाल में लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? हाँ, वैसे तो उनका कार्यकाल तो अच्छा, ज्यादा ठीक नहीं लगा। वैसे टिकट और किसी को भी मिलना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए। तो उनका कोई कार्य का वो तो। भैया आप लोग भी आइए, हम एक चर्चा में जुड़े हुए हैं। बस सीधे सा सवाल है, लोकसभा चुनाव में किसकी लहर दिख रही है आपको? बीजेपी के। बीजेपी के। कांग्रेस पार्टी की क्यों नहीं दिख रही आपको? भैया ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में अब इतना दमखम बचा नहीं है जो पहले था। कांग्रेस पार्टी जो थी अब बची नहीं हो। अच्छा जी। नहीं, वो लगातार वो मार्केट में जा रहे हैं, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि सरकार की क्या कमियां हैं। जनता के बीच में तो विधानसभा के चुनाव में भी गए थे, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे ज्यादा सीट आई, पहले से ज्यादा सीट आई। अच्छा, भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद हैं, आपको लगता है उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए या किसी और को मिलना चाहिए? पार्टी की वो है विचारधारा की। एक जनता के तौर पर आपको क्या लगता है? अब देखिए अब किसका होता है, अब पार्टी है, पार्टी निर्णय करेगी इसका। ये तो पार्टी निर्णय करेगी, लेकिन जनता के तौर पे क्या लगता है आपको? कामकाज ठीक लगा? अभी तो कुछ 5 साल में उनका कुछ समझ में नहीं आया मुझे। मैं चाहता हूं कि भाजपा नया प्रत्याशी लाए भोपाल लोकसभा के लिए, और चूंकि जनता के बीच में उनकी जो उपस्थिति रही मेरी समझ से बहुत कम रही। बाकी आप लोग वरिष्ठ बुद्धिजीवी, आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी इस विषय में। तो वो पार्टी की है, उनकी गाइडलाइन है, अपनी गाइडलाइन के हिसाब से वो लोग अपना काम करें। देश में क्या हवा चल रही है अभी? देश में भी सिर्फ राष्ट्रवाद की हवा है। राम राम है देश में, राम नाम जपे जा, सिर्फ राममय देश है, और राम के नाम पर जो है तो कह रही आपकी बात 400 पार बिल्कुल है, हो पाएगा उसका? हाँ, बिल्कुल जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं वो। जो जनता चाह रही है और जो जनता चाहती है आगे, वो भाजपा करके दे रही है, इसलिए भाजपा आज है। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो भोपाल सीट की जनसंख्या, भोपाल के जातीय समीकरण में भोपाल सीट की जनसंख्या 26,79,574 रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 23.71% लोग रहते हैं और शहरी क्षेत्र में 76.29%। भोपाल की 15.38% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, वहीं 15.38% अनुसूचित जनजाति, 7 अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो 2.79%, मुस्लिम वोटर 25%, अनुसूचित जनजाति के वोटर्स 14.83%, अनुसूचित जनजाति के वोटर 2.56% भोपाल सीट पर माने जाते हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर का भी वर्चस्व रहा है और अहम भूमिका मुस्लिम वोटर निभाते भी हैं। हालांकि पिछले चुनाव में ध्रुवीकरण में बीजेपी का बड़ा फायदा भी हुआ था और इसको लेकर बीजेपी जीत भी गई थी। 1984 के बाद इस सीट पर कांग्रेस कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई। इस सीट से जीतने वाले कांग्रेस के आखिरी नेता KN प्रधान थे। इसके बाद से यह सीट 1989 में बीजेपी के पास चली गई थी। लगातार 6 बार से यह सीट बीजेपी के पास ही है।
इस सीट से बीजेपी नेता सुशील चंद्र वर्मा ने 1989 में जीत दर्ज हासिल की थी। इसके बाद 1991, 1996, 1998 में भी बीजेपी ही जीतती रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती ने इस सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौड़िया को भी पटखनी दी थी। इसके अलावा पूर्व सीएम कैलाश जोशी 2004 और 2009 में यहां से बीजेपी के सांसद बनकर संसद पहुंचे थे। भोपाल सीट पर कब कौन जीता है, अगर इसको देखें तो 2019 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जीती, जो 2024 तक रहेंगी। आलोक संजर बीजेपी की तरफ से 2014 में, 2009 में कैलाश जोशी बीजेपी के उम्मीदवार और 2004 में भी कैलाश जोशी रहे हैं। उमा भारती 1999 में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार रही और जीत भी गई। सुशील चंद्र वर्मा 1998 में बीजेपी के उम्मीदवार रहे, जीते भी। सुशील चंद्र ने 1996 में भी जीत दर्ज की थी और 1991 में भी जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 1989 से ही वो जीतते आ रहे थे। इससे पहले अगर 1984 में देखें तो कांग्रेस के उम्मीदवार KN प्रधान इस सीट पर जीते थे। शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार 1984 के बाद 1980 में जीते। उसके अलावा आरिफ बेग BLD के 1977 में उम्मीदवार थे, जो जीत दर्ज किए थे। शंकर दयाल शर्मा, खुशी लाल, इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर 1971 में जीत दर्ज की थी और JR जोशी BJS से 1967 में जीते थे और मैमूना सुल्तान कांग्रेस के उम्मीदवार 1962 में बनी थी और वो जीतकर संसद पहुंची थी। मैमूना सुल्तान ने 2 बार जीता था, 1957 और 1962 में। अंत में आपको बताते हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आखिर है कौन, जिसको लेकर खूब चर्चाएं भी होती है। महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे गलत नहीं थे, ये कहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रही हैं, जिसके कारण उनकी खूब आलोचना भी हुई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहली बार चर्चा में तब आई थी जब साल 2008 के महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 9 साल तक जेल में रहीं और फिलहाल अभी जमानत पर बाहर हैं। बाहर आने के बाद साध्वी ने कहा था कि उन्हें लगातार 23 दिनों तक यातनाएं दी गई थी। साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाया कि तत्कालीन गृह मंत्री P चिदंबरम ने उन्हें हिंदू आतंकवाद का जुमला गढ़ा और इस नैरेटिव को सेट करने के लिए उन्हें झूठे केस में फंसाया। साध्वी प्रज्ञा साल 2007 के RSS प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में भी आरोपी थीं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कछवाड़ा गांव में हुआ था। हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रज्ञा शुरुआती से ही दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ रुझान थे उनके और वह RSS की छात्र इकाई ABVP की सक्रिय सदस्य भी रह चुकी हैं। बाद में अचानक से उन्होंने ABVP छोड़ दी और वह साध्वी बन गई। गांव-गांव जाकर हिंदुत्व का प्रचार करने लगी। उन्होंने अपनी कार्यस्थली सूरत को बनाया और वहीं पर एक आश्रम भी बनाया। हिंदुत्व के प्रचार के कारण वह बीजेपी के नेताओं को प्रभावित भी करने लगी। राजनीति में उनका वर्चस्व भी बढ़ता गया और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रयागराज कुंभ के दौरान भारत भक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडेश्वर बनाया गया। साध्वी प्रज्ञा अब आचार्य महामंडेश्वर स्वामी पूर्ण चेतनानंद गिरी के नाम से भी जानी जाती हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने तीखे बयानों से हमेशा कांग्रेस के निशाने पर भी रही हैं और कांग्रेस को निशाने पर भी लेती रही। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार भोपाल सीट पर हैं दिग्विजय सिंह। इस गढ़ पर बीजेपी का भगवा पूतने से पहले आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ही रहे, जो मध्य प्रदेश के राघोगढ़ राज परिवार से आते हैं। 28 फरवरी 1947 को जन्म हुआ इनका। बचपन में खूब हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेला। बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पिता बलभद्र सिंह 1952 में राघोगढ़ से विधायकी जीते। प्रचार निर्दलीय भरा था, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा का समर्थन मिला हुआ था। दिग्विजय सिंह ने भी पिता के इस नेतागिरी की और 22 साल की उम्र में राघोगढ़ से निर्दलीय नगर पालिका का चुनाव जीत लिया। किसी को हैरानी नहीं हुई। दिग्विजय सिंह राजगढ़ बयावारा बेल्ट से राजा साहब भी बुलाए जाते हैं। इसके अलावा रियासी वोट भी उन्हें मिला था। हैरानी की बात किसी को भी नहीं हुई क्योंकि वो राजा से जाने जाते थे और राजघराने से आते हैं। जब 25 साल की उम्र में दिग्विजय सिंह कांग्रेस में चले गए क्योंकि बलभद्र सिंह की यारी थी कांग्रेस नेता गोविंद नारायण सिंह से।
इसके बाद मध्य प्रदेश में सांसद बने, सीएम बने, फिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार हो गए और अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है और कयासबाजी हो रही है कि भोपाल से दिग्विजय सिंह के सामने अब दिग्विजय सिंह साध्वी प्रज्ञा को टक्कर देने मैदान में उतरेंगे, लेकिन एक्सपर्ट और जानकारों का मूड कुछ और ही बता रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव में कौन जीत पाता है। अब देखते रहिए